हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमोद सर हिंदी में। तो दोस्तों, आज एक और हिंदी का फुल टेस्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें बेहतरीन 37 प्रश्नों का हम संकलन लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये टेस्ट सीरीज़ रोज़ रात्रि 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होती है। और ये टेस्ट सीरीज यदि आप सॉल्व करते हो तो आगामी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में आप बैठते हो, यूपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, लेखपाल, बीएड, अन्य एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बैठते हो, ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न की शुरुआत कहाँ से है सर? गद्यांश से। गद्यांश से है, पढ़िए। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। गद्यांश पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्न होंगे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा तो बहुत कम जगह में होती देखी गई। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा, जिनकी हम उपासना करते हैं, जिसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह से स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्वता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। इस गद्यांश का मतलब क्या है कि रुपया ही सब कुछ नहीं है, पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, किसको नहीं पूछा? जिन्होंने रुपया बटोरने की सोची, जो सिर्फ धन के लालची हैं, उनकी समय पर हस्ती मिट गई। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की, किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन थे और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ ही उपासना करना नहीं जानता। स्वार्थ की उपासना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते हैं। जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है, उन्हीं को पूजा जाता है। अब इस गद्यांश से संबंधित सर 3 प्रश्न होंगे इससे संबंधित, उसमें ऊपर लिखा नहीं था, मैं आपको बता दूं। इस गद्यांश से संबंधित 3 प्रश्न हैं। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? धन की लोलुपता, धन और मनुष्यता, धन का महत्व, धन की महत्वता। तो इसका गद्यांश है धन और मनुष्यता। धन और मनुष्य के बीच की जो कड़ी है उसे समझाया गया कि धन जरूरी है, धन कमाया जाना चाहिए, पर इंसानियत भी बरकरार रहे, एक अच्छा इंसान भी आप में हो। मनुष्यता, धन और मनुष्यता, आंसर सही होगा ये सी। नेक्स्ट प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार संसार में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? तो गद्यांश में किस तरह के मनुष्य की पूजा होती है? जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं। अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया है, अंततः वे ही पूजे जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित किया, करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया है। इस प्रश्न का सही जवाब किसकी पूजा होती है? जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करते हैं, उनकी पूजा होती है। आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन से ज्यादा मानवता प्रबल है, धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, धन कमाने की अपेक्षा सच्चा मनुष्य होना ज्यादा अच्छा है। धन की पूजा से अभिप्राय क्या है? ये बात सही है, लेकिन धन, ये इसका जवाब, ये आंसर डी नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है, लालची बनाती है। आंसर सही होगा सी। जो सिर्फ रुपया पैसा को वैल्यू देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, रुपया पैसा को जो ज्यादा मानते हैं और वो क्या करते हैं? स्वार्थी हो जाते हैं, लालची, जिनके लिए रुपया ही सब कुछ है।
इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी, धन की पूजा व्यक्ति को स्वार्थी बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है? हमने आपसे कहा स्त्रीलिंग पहचानना है तो मेरा और मेरी ट्रिक लगाइए। अगर मेरी शब्द फिट बैठ जाए तो स्त्रीलिंग, मेरा बैठ जाए तो पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग पूछा है तो मेरी शब्द लगाओ, मेरी किन्नर नहीं, मेरी अंतरी नहीं, मेरी अपरग्रह नहीं, मेरी अहिंसा। मेरा अहिंसा नहीं, मेरी अहिंसा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी, अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए, बनाओ, एक शब्द बनाओ जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे क्या कहेंगे? जिसके हृदय में ममता नहीं है, जल्दी से सही जवाब दीजिएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? इस प्रश्न का सही जवाब है निर्मम। निर्मम, ध्यान रहे, जिसके हृदय में दया नहीं है उसे कहेंगे निर्दयी, निर्दय या निर्दयी। लेकिन पूछा जाए जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे कहेंगे निर्मम। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द पहचानो, तो कैसे पहचानोगे? मेरा और मेरी से लगाइए। मेरी के साथ कौन सा शब्द बैठ जाता है? मेरी ऋतु, लग रहा है ये बैठ रहा है। मेरी हंस नहीं, मेरी पंडित नहीं, मेरी आचार नहीं। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? ऋतु, मेरी ऋतु, आंसर ए। भुजंग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। भुजंग शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग मीन्स होता है सर्प, और सर्प का पर्यायवाची क्या नहीं है? सर्प का पर्यायवाची ब्याल होता है, सर्प होता है, पन्नग होता है, गरुड़ नहीं होता। इसका पर्यायवाची गरुड़ नहीं है, आंसर होगा बी, सर्प का पर्यायवाची गरुड़ नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है? पहचानो। अच्छा बताओ, बड़ा घर, तो इस बड़ा विशेषण है, घर विशेष है। छोटा आदमी, छोटा विशेषण है, आदमी विशेष है। नीला वस्त्र, नीला विशेषण है, वस्त्र विशेष है। विशेषण जिसकी विशेषता बताए वह विशेष है। तो विशेष कौन कौन हुआ? घर, आदमी और वस्त्र, ये विशेष है। तो कौन सा आंसर सही होगा? इस प्रश्न का सही जवाब है आंसर सी, घर, आदमी और वस्त्र, ये क्या है? ये विशेष है। और विशेषण पूछा जाता तो विशेषण होता बड़ा, और ये छोटा और नीला। चूंकि पूछा गया विशेष है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न, वाच्य होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? सही जवाब दीजिए। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? देखो, एक होता है कर्तवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। तो वाच्य के कितने भेद हुए? 3, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में भाववाच्य बताइए। भाववाच्य, तो देखो थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, आंसर दीजिएगा जल्दी से। भाववाच्य बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अब चला जाए, अब चला जाए, भाववाच्य है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समुच्चयबोधक को कहते हैं। समुच्चयबोधक किसे कहते हैं? तो समुच्चयबोधक किसे कहेंगे? अविकारी। समुच्चयबोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अवकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में आता है समुच्चयबोधक अवकारी शब्द। समुच्चयबोधक अवकारी होते हैं। और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी शब्द। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न, वचन कितने होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब जल्दी से। हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी में 2 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्वयवचन और बहुवचन। संस्कृत में पूछे जाएं 3 वचन, हिंदी में 2 वचन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी।
अगला प्रश्न, निम्न में सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। अगला प्रश्न, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? सर, वीणा भी होता है, वीणा पाड़ी भी होता है, शारदा, पर यह कमला नहीं है। कमला किसका है? ये लक्ष्मी जी का है, लक्ष्मी। आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, इच्छु का तद्भव रूप क्या है? ये इच्छु शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ईख। ईख का तत्सम होता है इच्छु। इस प्रश्न का सही जवाब है ईख, आंसर सी। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न बताइए, रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द क्या है? सर, रेलगाड़ी तद्भव है, तत्सम है, देशज है, संकर है। देखो, संकर शब्द क्या होते हैं, तद्भव क्या होते? संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए शब्द जो हिंदी में आ गए, तद्भव। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए, तत्सम। देशज शब्द जिनका जन्म देश में हुआ है और देश में ही समाप्त हो गए, देश तक ही सीमित रहे, देशज। संकर शब्द होते हैं दो भाषाओं से। जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, संकर कहलाते हैं। अर्थात रेलगाड़ी संकर शब्द है, आंसर सही होगा डी। आंसर, रेल और गाड़ी दो भाषाओं के शब्द हैं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी, रेलगाड़ी एक संकर शब्द है। नेक्स्ट, थोक का पर्यायवाची क्या है? थोड़ा सा कठिन है, जल्दी से जवाब दीजिए। थोक का पर्यायवाची, थोक का पर्यायवाची शब्द है पर्यायक। पर्यायक, थोक का पर्यायवाची शब्द है पर्यायक। नेक्स्ट प्रश्न, विभू का पर्यायवाची क्या है? विभू, बहुत कम सुना होगा ये शब्द। विभू का पर्यायवाची शब्द है सर्वव्यापक और नित्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सर्वव्यापक और नित्य। अगला प्रश्न, व्यास का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? व्यास शब्द का विलोम शब्द, तो व्यास का क्या विलोम है? समास। समास का व्यास होता है, ध्यान रखना, समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ है। छक्का पंजा करना क्या? झगड़ा करना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना। नारदगिरी करना। सर, छक्का पंजा करना का सही होगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। आंसर सही होगा बी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। नेक्स्ट प्रश्न, अधिमानवता, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। अधिमानता, ध्यान रहे उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, तो अधिमानता में कौन सा उपसर्ग है? अधि। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में एक रेखांकित शब्द है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? पहचानिए। इसमें जो रेखांकित शब्द है उप प्रधानाचार्य, ठीक है, और उप प्रधानाचार्य में जो उप प्रधानाचार्य है, इसमें जो उपसर्ग है उप, वो क्या है? तो सर ये क्या है? ये तद्भव उपसर्ग है, तद्भव। उप में ध्यान रखे तद्भव उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्यय होता है, देखो एक होता है प्रत्यय, एक होते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय उपसर्ग दोनों को शब्दांश कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रत्यय और उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, इसको भी शब्दांश कहते हैं, इसको भी। तो प्रत्यय क्या होता है? शब्दांश। आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से विलोम शब्द, ऐसा विलोम शब्द बताओ जो त्रुटिपूर्ण है। उचित विलोम शब्द नहीं है। सर, क्या अपेक्षा का उपेक्षा होता है? हाँ। अग्रज का अनुज होता है, बिल्कुल सही है। आदान का प्रदान होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा विलोम नहीं है? उन्नत का विलोम, अवगत नहीं, उन्नत का होता है अवनत। अवनत। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर सी, ये विलोम शब्द नहीं है, ये एक दूसरे का विलोम शब्द नहीं है, आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रयोग के आधार पर शब्द बताइए।
प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो पहला भेद होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी। तो प्रयोग के आधार पर कितने भेद हुए? 2 भेद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा आंसर ए। अगला प्रश्न, पनही शब्द, पनही का तत्सम रूप क्या है? पनही, पनही का तत्सम रूप क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पनही का तत्सम रूप, तो पनही का तत्सम रूप होगा उपानह, उपानह। आंसर सही होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? उद्यान, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद कैसे होगा? तो देखो, क्या उ फिर दा फिर या नहीं? इस दा पे हलंत होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। उ दा या, अब यहां बड़ा आ नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ ये दा पे हलंत नहीं है, आंसर सही होगा सी। आंसर सही होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्युमी में संधि है, तो सरयुमी, सरयुर्मी में कौन सी संधि है? सरयुर्मी में, जल्दी से जवाब दीजिए इस प्रश्न का। सरयुर्मी में दीर्घ संधि है, आंसर सही होगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है? भाषा किस धातु से बनी है? भाषा किस धातु से बनी है? इस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। भाषा भास धातु से बनी है, भाषा भास धातु से बनी है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है धातु उष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातु उष्मा में कौन सी संधि है? अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही जवाब है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? कौन सा समास है जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष हो? जल्दी से जवाब दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा कर्मधारय समास। इसका एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिस समास का कोई पद प्रदान नहीं होता, अर्थात ना पहला पद प्रदान ना दूसरा, तृतीय पद प्रदान होता है, कोई पद प्रदान नहीं, इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न, उपसर्ग को कहते हैं, अभी अभी आपको बताया है कि प्रत्यय और उपसर्ग को क्या कहते हैं, तो इसको भी शब्दांश कहते हैं, इसको भी, तो उपसर्ग को क्या कहते हैं? शब्दांश। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? लिपि जानते हो, किसी भाषा को जिन वर्णों के माध्यम से किसी भाषा को लिखने के तरीका लिपि कहलाता है। तो हिंदी की लिपि देवनागरी है, भाषा के लिखने में लिपि की आवश्यकता होती है, भाषा को लिखने में। आंसर बी। खड़ी बोली किससे निकली? खड़ी बोली, खड़ी बोली किससे निकली है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली। खड़ी बोली किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हिंदी भाषा में कुल वर्ण की लिपियां कितनी हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ड हैं कहने का तात्पर्य है? तो 52 वर्ड होते हैं, 52। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि अभी एक और प्रश्न है, अभी तो एक और प्रश्न है। 36 प्रश्न हुए हैं। 37 में देखिए मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर। तो मध्य स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब है डी, मध्य स्वर होता है आ। अब आप बताइए 37 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? कमेंट बॉक्स में जरूर अपना स्कोर टाइप करिए। धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ाएंगे हम। तो जो लोग हमारे चैनल को पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लाइक कर दिया है, उनका धन्यवाद। मिलते हैं कल रात्रि 8 बजे इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू।